हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब और क्या हालचाल है आपके। तो भाई आज बात करने वाले हैं ऑडिट के फर्स्ट लेक्चर की सी इंटरमीडिएट के लिए, जहां हम बात करेंगे ऑडिट के बेसिक्स की, बिल्कुल स्क्रैच लेवल से। क्या होती है ऑडिट, कैसे होती है ऑडिट, ऑडिट वर्ड कहां से आया, किस तरीके से इमरजेंस हुई, सब पे बात करेंगे। तो आज चैप्टर स्टार्ट नहीं करने वाले, चैप्टर अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे। तो आइए बेसिक पढ़ते हैं। सर ये जनाब को देखिए कितने हैंडसम लग रहे हैं, ऑडिट वर्ड लेकर खड़े हुए हैं। आइए सर शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ओरिजिनेशन ऑफ द वर्ड ऑडिट। ये ऑडिट वर्ड कहां से स्टार्ट हुआ? सर ऑडिट वर्ड आया पता है कहां से? ऑडिट वर्ड आया है फ्रॉम द वर्ड ऑडायर। ऑडियो सुना है आपने? पहले ऑडिटर डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन नहीं करता था। पहले ऑडिटर अकाउंटेंट के पास जाता था, कहता था सुना तूने अकाउंटिंग कैसे की है। अकाउंटेंट बोलता था साहब मैंने डबल एंट्री माना है, साहब मैंने कैश बेसिस माना है। कैश क्यों माना है तूने, एक्रूअल बेसिस क्यों नहीं माना? छोटे में ना ट्यूटर आता था घर पे, पढ़ाया आपको, आपसे पूछता था चल सुना बेटा, मम्मी पढ़ाती थी सुना बेटा। तो सर ऐसे ऑडिटर भी ऑडिट करता था, सुना बेटा। अकाउंटेंट बोलना शुरू। आप देखो ये मस्त अकाउंटेंट है, ये मस्त ऑडिटर है। अकाउंटेंट ने बोलना शुरू किया, ऑडिटर ने सुनना शुरू किया। ये बोलता गया, ये ऑडिट करता गया। ऑडिट वर्ड निकला है ऑडायर से, और ऑडायर का मतलब होता है सुनना। ये ऑडियो की फैमिली का वर्ड है। तो ऑडायर वर्ड इज अ ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, ठीक है ना। पहले क्या होता था कि ऑडिटर डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन नहीं करता था। पहले ऑडिटर करता था भैया सुनने का काम। गया, सुना, सुनने के बाद ओपिनियन फॉर्म की और दे दी। सर काफ़ी फनी लग रहा है ये, तो तरीका तो यही था। अब सर ग्रीक्स एंड रोमन्स के यहाँ भी था। ये अकाउंटेंट वो बेसिकली अपॉइंट करते थे अकाउंटेंट्स को मेंटेन करने के लिए, और जजेस पुराने एक्सपर्ट्स आया करते थे ऑडिट करने के लिए, और ऑडिट करने के बाद अपनी रिपोर्ट दिया करते थे। तो कहता है ऑडिटर क्या करता था, अकाउंट्स को सुनने के बाद अपनी ओपिनियन देता था कि अकाउंट सही तरीके से बनाए गए हैं या नहीं। सुनने का काम था ऑडिटर का। लेकिन आज की बात करिए तो आज क्या सुनकर ऑडिट होती है? बिल्कुल भी नहीं। आज वो थी आम जिंदगी, ये है मेंटो जिंदगी। आज ऑडिट कैसे होती है आप देखिए। ये जनाब, ये ऑडिटर कितना क्यूट लग रहा है, आप देखो, ये है हमारा ऑडिटर। दूसरे तरफ ये मैनेजमेंट खड़ा हुआ है, डरा सहमा कि कहीं ऑडिटर कुछ पकड़ ना ले, कहीं ऑडिटर आपके किए हुए कर्मकांड को, आपके स्टेटमेंट को डिटेक्ट ना कर ले। ये बेचारा दहशत में, ये एम्प्लॉय को अपना कोई लेना देना नहीं, वो गरीब एम्प्लॉय कह रहा है मैं अपना काम करता है वो चलो। अब आप देखो ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पकड़े हुए हैं सर। अब ये कर रहा है डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन। ऑडिटर बोलेगा सुनने का काम हुआ बहुत, अब तो सुनाएगा और मैं सुनूंगा ऐसा नहीं है। अब तो बताएगा, अकाउंट्स दिखाएगा, मैं अकाउंट्स की ऑडिट करूंगा, तब होगी ऑडिट। सर कैसे होती है ऑडिट जरा बताओ। छोटू सा एग्जाम्पल लेता हूँ, छोटू सा एग्जाम्पल। मान लो ये मेरी कंपनी का P&L अकाउंट है, ठीक। P&L अकाउंट में मान लेते हैं पूरे साल में सेल कितने की हुई है, 13,56,000 की, या XYZ जो भी फिगर है। अब सर आपने बोला यार ये सेल ऑथेंटिक है या नहीं, तो क्या करेगा ऑडिटर? फटाफट से बताओ। ऑडिटर सबसे पहले बोलेगा सेल्स बुक लेकर आओ, सेल्स लेजर। लो भाई कहाँ गया, ये आ गया सेल्स लेजर। चलो भाई सेल्स लेजर दिखाओ, सेल की एंट्री हुई है, हाँ 13,56,000, इंग्लिश में बोलता हूँ 13,56,000, ठीक है, लेजर में तो एंट्री है। अच्छा आपने गुड्स बेचे हैं? हाँ जी बेचे हैं तो सेल्स इनवॉइस होगा। बोले वो तो ओरिजिनल तो कस्टमर ले गया, ओरिजिनल इनवॉइस तो कस्टमर ले आता है। तो बोले कॉपी होगी? बोले हाँ कॉपी है। बोले कॉपी लाओ। लो भैया सेल्स इनवॉइस की कॉपी कहाँ गई? लो ये सेल्स इनवॉइस की कॉपी आ गई। तो लेजर भी उठा लिया, सेल्स इनवॉइस की कॉपी भी ले ली। अब क्रॉस चेक करेंगे, टैली करेंगे, रिकनसाइल करेंगे, इनवॉइस कितने का है। अब जैसे मेरी कंपनी में ये सेल है 13,56,000 की, तो ऑडिटर क्या करेगा लाला? ऑडिटर सिर्फ सुनकर ऑडिट नहीं करेगा, ऑडिटर बहुत सारे काम करेगा सर। सबसे पहले सेल्स इनवॉइस चेक करेगा, और देखते हैं सेल्स इनवॉइस। मेरी कंपनी ने गुड्स बेचे हैं एक कंपनी को, सॉर्टिंग हेड को, कब बेचे हैं 11/2, बड़ा पुराना इनवॉइस है बट काम चल जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें बुक्स बेची हुई हैं, आप देखिए बुक्स बेची, ये कस्टमर का नाम है, ये मेरी कंपनी का नाम है। अब ये आप देखो ये
बुक्स बेची गई, कौन सी बुक क्या है, फाउंडेशन इंटर सब मिलाकर कितने का इनवॉइस है, 13,56,000 का। इसमें जनाब साइन भी है। ऑडिटर बोलेगा अच्छा 13,56,000 की 13,56,000 की एंट्री है और 13,56,000 का इनवॉइस भी है। हाँ अब लग रहा है सर ऑथेंटिक है, क्योंकि इनवॉइस भी मिल गया। लेकिन सर ब्लाइंड फेथ कर लोगे अकेले इनवॉइस पे? कहता है नहीं, एक काम करो भाई। अब ऑडिटर बोलेगा चलो सेल्स इनवॉइस चेक कर लिया। सेल्स इनवॉइस चेक करना सिर्फ ऑडिट एक चीज पे नहीं होती, ऑडिट करने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। उसमें से एक तरीका है सेल्स इनवॉइस चेक करना। जब आप किसी डॉक्यूमेंट्री चीज को चेक करते हैं ना, उसे एक ऑडिट के अंदर कहते हैं इंस्पेक्शन। ध्यान रखते हो, चलो भी आगे बताऊंगा भी आपको। उसे ऑडिट के अंदर कहते हैं इंस्पेक्शन। ठीक है ना? ठीक है, चलो मान लो ये सेल्स की बात कर रहे हैं। सेल कितने की है? सेल है 13,56,000 की। ठीक है सर, अब इसमें सबसे पहले इंस्पेक्शन सेल्स इनवॉइस चेक किया, पहली बात। दूसरी बात, सर अगर आपने बेचा है गुड्स किसी कंपनी को तो उससे पीओ आया होगा, जीएसटी के अंदर पढ़ते हैं आप। परचेज ऑर्डर आया होगा, तो परचेज ऑर्डर आया कि हमारी कंपनी को, ये हमारी कंपनी का इनवॉइस है। हमारी कंपनी को परचेज ऑर्डर आया, परचेज ऑर्डर, ये आ गया परचेज ऑर्डर। उसी कंपनी से परचेज ऑर्डर आया, उसी कंपनी ने बोला भाई ये बुक्स चाहिए और ये प्राइस सब लिखा हुआ है सारी बुक्स के साथ। कहता है सर इस केस में पहले पीओ आया है, मतलब बार बार चीज़ें ऑथेंटिकेट हो रही हैं कि सही में जेन्युइन सेल ट्रांजैक्शन है। क्योंकि आप हमारे कस्टमर हो, आपको पहले पीओ गया, आपने गुड्स बेचे, उनको इनवॉइस दिया। हम ऑडिटर हैं, हमने चेक किया इनवॉइस है साहब, पीओ है साहब, तो पीओ भी है, इनवॉइस भी है, सब कुछ प्रूफ दे रही है। लेकिन अभी भी रुकना नहीं है बेटा, अभी और भी काम करने हैं। अब आपने गुड्स बेचे हैं तो इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स में एंट्री करोगे। मान लो आपकी इन्वेंट्री में 1000 पीस बुक्स पड़ी थी, अब आपने बेच दी 300 पीस सी इंटरमीडिएट ऑडिट की, तो कितनी इन्वेंट्री बची? 700 की इन्वेंट्री बची। तो कहता है इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स में एंट्री होगी, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स चेक करो सेलर के। तो सर इतना काम करना पड़ेगा? तो सर वही दिन अच्छे थे जहां हम सुनकर करते थे ऑडिट, अभी तो बहुत काम करवा रहे हैं सर ये। तो यही तो पढ़ना ऑडिट के अंदर, आपको पढ़ना गया है। तो कह रहा है यहां तो कह रहा है सेल्स इनवॉइस भी चेक करो, पीओ आया वो भी चेक करो, इन्वेंट्री रिकॉर्ड भी चेक करो, और तो और जरा फिजिकल वेरिफिकेशन भी अटेंड कर लो इन्वेंट्री का। फिजिकल वेरिफिकेशन भी अटेंड कर लो इन्वेंट्री का कि भैया सही में 700 पीस पड़ा कि नहीं पड़ा। पता चला इन्वेंट्री पड़ी है 1000 के 1000 पीस, आपने कहा अरे लाला तुमने तो 300 पीस बेच दिए थे, फिर ये 1000 के 1000 पीस कैसे पड़े हुए? इन्वेंट्री कम कैसे नहीं हुआ, आपने पीस बेच दिया। अब आप देख रहे हो कितने सारे काम करने पड़ रहे हैं भैया। और तो और जिस कस्टमर को गुड्स बेचे हैं, ऑडिटर उससे भी कंफर्मेशन ले सकता है, बायर से भी। सर वो रिप्लाई करेगा, वो बात की बात है, रिप्लाई करेगा, लेकिन हमारा दायित्व है बीइंग ऑडिटर कि हम उससे पूछेंगे, हाँ भाई, मेल भेजेंगे, हाँ भाई कस्टमर साहब तुमने गुड्स खरीदे मेरे क्लाइंट से, जरा डेटा अमाउंट कंफर्म करो। तो ये भी काम करेगा ऑडिटर, ये भी काम करेगा। इसे बोलते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अभी टर्म्स में आपको सिखाऊंगा, बट मैं अभी सिर्फ एक चीज बता रहा हूं। अभी क्या सुन के ऑडिट होती है? नहीं भैया, अभी तो इनवॉइस भी चेक करना पड़ेगा, अभी तो पीओ भी चेक करना पड़ेगा, अभी तो इन्वेंट्री रिकॉर्ड भी चेक करना पड़ेगा, अभी तो फिजिकल वेरिफिकेशन भी अटेंड करना पड़ेगा, अभी तो डायरेक्ट कंफर्मेशन भी लेना पड़ेगा। बेटा जब ऑडिट पढ़ेंगे आप कभी भी ऐसे को इग्नोर नहीं कर सकते। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना लाइफ में, मैं कभी भी ऑडिट पढ़ाऊंगा, ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसे 500 पता है क्या बोलता है? आज की डेट में सुन के ऑडिट नहीं होती। ऐसे 500 कहता है लाला आज की डेट में ऑडिट कैसे होती है? आज की डेट में ऑडिट होती है जब ऑडिटर करेगा 7 काम। 7 काम में नाम लिख रहा हूं, ठीक है ना, बेसिक पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहला काम है इंक्वायरी। इंक्वायरी करते हैं इंटरनल लोगों से, मैनेजमेंट से, एम्प्लॉय से। हाँ भाई सेल कीजिएगा, इंक्वायरी, पूछताछ। दूसरा काम है, मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं लिखवाऊंगा आपको आराम से, इंस्पेक्शन। ध्यान रखना इंक्वायरी किससे होगी? इंक्वायरी होगी इनसाइडर से, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज हो, है ना, इन लोगों से इंक्वायरी करो। दूसरा है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन बेटा 2 चीजों का होता है। अगर आप डॉक्यूमेंट चेक करते हैं
ये आप टेंजिबल एसेट्स को एग्जामिन करते हैं, टेंजिबल को, इनटेंजिबल को एग्जामिन कर नहीं सकते। अब मान लो गुड्स की चेकिंग कर रहे हो, 1 2 3 4 कितने पीस पड़े गुड्स, ये क्या है, दिस इज इंस्पेक्शन। ऐसे 500 कहता है एविडेंस 7 जगहों से मिलेगा। और कहाँ थे वो पुराने ज़माने जब सुनकर ऑडिट होती थी, अभी 7 काम करने पड़ेंगे तब एविडेंस मिलेगा। तीसरा बताओ सर, तीसरा है लाला ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन पता है क्या है? जो आपके पिताजी करते हैं आपको घर पे ऑब्जर्व, फिर आपके हिसाब किताब होता है आपका। एक दिन आ जा बेटा, इधर आ बेटा, इधर, बहुत हो गया तेरा भी, बहुत हो गया, आ जा। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन। मान लो मैनेजमेंट कर रहा है, बीइंग ऑडिटर आप उसे अटेंड कर रहे हो, अटेंड विटनेसिंग अ प्रोसेस परफॉर्म बाय द अदर पार्टी, सो ही इज परफॉर्मिंग फिजिकल वेरिफिकेशन। मैनेजमेंट कर रहा है इन्वेंटरी चेक, हम उसे अटेंड कर रहे हैं लाला, हम खुद नहीं कर रहे इन्वेंटरी चेक। खुद करते तो बोलते हैं इंस्पेक्शन, खुद इन्वेंटरी चेक करोगे तो इंस्पेक्शन है। दूसरे के किए गए काम को विटनेस करना इज ऑब्जर्वेशन। तो फर्क आ रहा है समझ में कि भाई इंस्पेक्शन में खुद चेक करोगे तो इंस्पेक्शन है, डॉक्यूमेंट टेंजिबल एसेट को। मैनेजमेंट करेगा, आप विटनेस करोगे तो ऑब्जर्वेशन। देखो यहां पे लिखा भी हुआ है। तो पहला काम क्या है? पहला काम है लाला इंक्वायरी। इंक्वायरी के बाद दूसरा काम क्या है? इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के बाद तीसरा काम क्या है? तीसरा काम है ऑब्जर्वेशन। चौथा काम बताइए। 4th पॉइंट ARP। इसमें टाइम लगेगा सर, इसको अभी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक। अभी इस पे आते हैं, रिकैलकुलेशन। ये तो बचपन में करते हो, फादर का बिजनेस होगा तो बेटा रिकैलकुलेशन करो, टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, रिकैलकुलेशन करो, रिकैलकुलेशन। रीपरफॉर्मेंस, जो काम मैनेजमेंट कर चुका है उस काम को आप इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करोगे। BRS को बना चुका है मैनेजमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपको लगता है ये सब बैंक पासबुक अकाउंट चला जाए, कह रहे मैनेजमेंट क्या कर रहा है आपके समझ से बाहर है सर। आप कहते हो मैं खुद बनाऊंगा BRS, ऑडिटर कहता है खुद, मैनेजमेंट बना चुका है, आप खुद बना रहे हो। ट्रायल बैलेंस मैनेजमेंट बना चुका है, आप दोबारा बना रहे हो। रीपरफॉर्मेंस इज द इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसीजर ओरिजिनली परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट। रीपरफॉर्मेंस। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकैलकुलेशन? टू डिटरमाइन द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। आप करोगे रिकैलकुलेशन। ऑब्जर्वेशन, विटनेसिंग अ प्रोसेस परफॉर्म बाय द अदर पार्टी। क्या बात, बहुत बढ़िया। और एक आखिरी पॉइंट लिखा नहीं है यहाँ पे, याद करिए, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। बाहर वाली पार्टी से पूछना। अगर गुड्स बेचे हैं डेटर से पूछो, गुड्स खरीदे हैं क्रेडिटर से पूछो, बैंक को लेकर, बैंक बैलेंस को लेकर बैंक से पूछो, लोन को लेकर बैंक से पूछो, एक्सटर्नल पार्टी से पूछना। तो भैया आज की डेट में सिर्फ सुनकर नहीं होती ऑडिट, आज की डेट में एविडेंस मिलता है बेटे 7 जगहों से। जल्दी जल्दी बताओ, लिख लो। इंक्वायरी किससे करेंगे? इंक्वायरी करेंगे फ्रॉम मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया सर। और TCWG सर, ये क्या बवाल है TCWG? चलो यहाँ लिख देता हूँ, इसके बाद समझाता हूँ TCWG क्या है, ठीक है ना। बात करेंगे TCWG की भी। इंस्पेक्शन किसका होगा लाला? इंस्पेक्शन होगा ऑफ टेंजिबल एसेट्स और रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट। ये इंस्पेक्शन कौन करेगा लाला? ये इंस्पेक्शन करेगा मैनेजमेंट, नहीं ऑडिटर। जो मैनेजमेंट कर रहा है उसे आप विटनेस कर रहे हो। विटनेसिंग प्रोसेस परफॉर्म बाय मैनेजमेंट। जो काम मैनेजमेंट कर रहा है आप उसे विटनेस कर रहे हो, ये है ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल के तौर पे लाला, अटेंडिंग फिजिकल वेरिफिकेशन परफॉर्म बाय मैनेजमेंट। बात भी ठीक। ARP की बात अभी अपन ने नहीं किया, वो टाइम लगेगा, उसको उस पर भी बात करेंगे। थोड़ा सा रुक के, अभी 2 मिनट रुक जाइए, पहले इस पर बात कर लेते हैं, ठीक। और रिकैलकुलेशन इज डिटरमाइनिंग और एग्जामिनिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। क्या बात है? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अगला बताओ जी। अगला है क्या? अगला है रीपरफॉर्मेंस। सर रीपरफॉर्मेंस क्या होता है? रीपरफॉर्मेंस इज इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क परफॉर्म बाय मैनेजमेंट, ओरिजिनली परफॉर्म बाय मैनेजमेंट। जो काम मैनेजमेंट ओरिजिनली कर चुका है वो काम आप करोगे खुद से। एग्जाम्पल के तौर पे
रीप्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, यहां लिख देता हूं, रीप्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, रीप्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कैशबुक, कैशबुक, पासबुक, पासबुक, कैशबुक, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ऑब्टेनिंग कंफर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड पार्टीज, ऑब्टेनिंग कंफर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड पार्टीज, काफी काम करवा रहे हैं सर वैसे ऑडिटर से। अब आप देख रहे हो क्या एक जगह से एविडेंस मिलेगा, मतलब ही नहीं है सर, एविडेंस तो बहुत जगहों से मिलता है सर। अब जब ये सारी चीजें आप करोगे तो आपको कुछ पल्ले पड़ेगा कि हाँ भैया जो बैलेंस लिखा है 13,50,000 का वो जेन्युइन है या नहीं। इन्वेंट्री भी चेक करोगे तो रिकॉर्ड भी चेक करोगे तो सेल्स इनवॉइस भी चेक करोगे तो कस्टमर से बात भी करोगे तो फिजिकल वेरिफिकेशन भी करोगे, सारे काम करोगे तब डिटरमाइन होगा ट्रांजैक्शन जेन्युइन है या नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मजे ही आ गए। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये जो इनवॉइस है, ये इनवॉइस को क्या बोलेंगे, इस इनवॉइस को अपन बोलेंगे लाला, दिस इनवॉइस इज नोन एज वाउचर। वाउचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाउचर? मैंने आपको ग्लॉसरी बनवाऊंगा ऑडिट की, अभी बना लो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत नया सब्जेक्ट है आपके लिए, टर्म्स लिखते हुए चलना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाउचर, जल्दी बोलो। वाउचर का मतलब होता है लाला, वाउचर का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बिजली का बिल वाउचर, सेल्स इनवॉइस की कॉपी वाउचर, परचेज इनवॉइस वाउचर, सब वाउचर है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन, किसी ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो होता है उसे कहते हैं वाउचर। ये ग्लॉसरी बना लो एक उसमें और ग्लॉसरी में लिख लो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाउचर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये आ गया भैया वाउचर की मीनिंग। ठीक है, डन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्क समझ में आ रहा है? क्या फर्क है तब में और अब में? सर बहुत फर्क समझ में आ गया अब तो। ओह वाओ, मीम। वॉट, मैं ऑडिटर हूं, मैं ऑडिट कर रहा हूं। वॉट माई फ्रेंड थिंक्स आई डू, ओहो पैसे ही पैसे। माई मॉम थिंक्स आई डू, ओहो। सोसाइटी वो तो यही समझती है कि भाई क्लेश ही कर रहा हो कहीं ना कहीं, बड़ा ही क्लेशी आदमी। पार्टनर थिंक आई डू, वॉट आई थिंक आई डू बट वॉट आई एक्चुअली डू। वाउचर देख रहे हो आप, वाउचर्स के ढेर में बैठा हुआ है ऑडिटर। कहाँ बैठा है? दिख रहा है बीच में बैठा हुआ भाई साहब, ये बैठा है ऑडिटर, चारों तरफ वाउचर ही वाउचर है। सर इतनी खतरनाक तरीके से ऑडिट होती है, अब तो ऑटोमेशन हो चुका है लेकिन फिर भी मीम है, कोई दिक्कत नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा मैं आपको एक चीज समझा रहा था, बात करते करते रह गए अपन। बच्चों ऑडिट में ना दो वर्ड यूज होते हैं बड़े फ्रिक्वेंट, आज पहली क्लास से तो बता रहा हूं आपको, थोड़ा समझ लेना। ये बात 200 में दी गई है, मैं बिना ऐसे के तो बात कर नहीं सकते ना, अपराध हो जाएगा वरना। पहला वर्ड है मैनेजमेंट, दूसरा वर्ड है TCWG। फुल फॉर्म बताओ सर। फुल फॉर्म है दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। कि क्या कहता है सर, आइए बात करते हैं। क्या कहता है मैनेजमेंट कौन होगा और TCWG कौन होगा? पहले बात करते हैं मैनेजमेंट की, फिर बात करते हैं TCWG की। ठीक है सर, एक बात बताइए, क्या CFO खुद फाइनेंशियल तैयार करेगा? CFO, CEO नहीं, पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस मैनेजर्स होंगे, असिस्टेंट मैनेजर्स होंगे, बहुत लोग लगे होंगे सर। कहता है जो लोग फाइनेंशियल्स बनाते हैं ना, हु आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग, हु आर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दे आर द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन जो आपके CEO और CFO होते हैं, ये फाइनेंशियल खुद नहीं बनाते लाला, ये ओवरसी करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को। आपने वर्ड सुना है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? देखो भैया बहुत साल पहले अकाउंटिंग वर्ड को रिप्लेस किया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ने। भाई ये बोला यूएस गैप के अंदर कि अकाउंटिंग क्या है यार, तुम टैली में एंट्री कर रहे हो, जर्नल एंट्री वो भी अकाउंटिंग है, ट्रायल बैलेंस में एंट्री कर रहे हो वो भी अकाउंटिंग है, कैश बुक में एंट्री कर रहे हो वो भी अकाउंटिंग है।
बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना इज नॉट अकाउंटिंग. फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. So who prepares the financial statement? Management. So who is doing financial reporting? Management does the financial reporting. CFO, CEO financial reporting नहीं करते. They oversee the financial reporting process. Oversee the financial reporting process. वो financial reporting process को oversee करेंगे कि financial reporting ढंग से हो रही कि नहीं हो रही है. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ढंग से हो रही है कि नहीं हो रही है, वो ओवरसी करेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस. ठीक बात है. अब जैसे आपके सीईओ है, आपका सीएफओ है और आपका बोर्ड है, दे आर द पार्ट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी. लेकिन जो आपके असिस्टेंट मैनेजर है, मैनेजर फाइनेंस है, ये सब किसका पार्ट है? दे आर द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. टीसीडब्ल्यूजी टॉप मैनेजमेंट है सर, टॉप मैनेजमेंट, टॉप ऑडिट कमिटी, बोर्ड, सीईओ, सीएफओ, दे आर द पार्ट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी. उसके नीचे जो लोग बैठे हैं वो दे आर द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट प्रिपेयर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस. ढंग से फाइनेंशियल बना रहा है कि नहीं बना रहा है. सो टीसीडब्ल्यूजी टॉप मैनेजमेंट है सर. वो ध्यान रखना, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन तय करेगा. इसकी मैं प्योर मीनिंग डेफिनेशन आपको पढ़ाऊंगा आने वाले टाइम में 200 के अंदर. मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया है कि आप आगे आपको मैनेजमेंट मिलता है, टीसीडब्ल्यूजी मिलता है, उसका मतलब क्या है. ठीक है ना, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया. मैनेजमेंट बेसिकली बनाएगा और ये ओवरसी करेगा. ग्लॉसरी में जो मैंने आपको लिखवाया वाउचर वहाँ ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े सर. तो भैया इंक्वायरी मैनेजमेंट से भी होगी, इंक्वायरी एम्प्लॉयज से भी होगी, और टीसीडब्ल्यूजी का फुल फॉर्म बताया मैंने आपको, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, इनसे भी इंक्वायरी होगी. बिल्कुल सही बात है सर. अब बढ़ो आगे फटाफट से बिना कोई देरी के. ठीक है, अब इतना समझ गए. अब चलते हैं आगे. सर सबसे पहली बात, ऑडिट की शुरुआत कहाँ से हुई इस संसार में? बेसिक पढ़ रहे हैं. सबसे पहले ऑडिट मैंडेटरी हुई इंग्लैंड में इन द ईयर 1844. 1844 में पहली बार बोला गया, वर्ल्ड में पहली बार, कि हर कंपनी को अपनी ऑडिट करवानी जरूरी है एज पर कंपनीज एक्ट इन इंग्लैंड. हर कंपनी को. लेकिन सर सवाल ये बना कि ऑडिट करेगा कौन? कौन करेगा ऑडिट? तो बोले ऑडिट करेगा वो पर्सन जो एक्सपर्ट होगा सर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का. तो मुंह उठाकर बहुत लोग पहुंच गए, कहते हैं हम एक्सपर्ट है, हम करेंगे ऑडिट. इंग्लैंड वालों का सर चकरा गया, कहते यार ये तो बहुत सारे एक्सपर्ट निकल आए यहाँ पे, अब ऑडिट कौन करेगा? तो इंग्लैंड के लॉ मेकर्स को लगा कि सर ऑडिट तो करवानी मैंडेटरी कर दी, लेकिन ऑडिट करेगा कौन ये तो डिसाइड करना पड़ेगा, वरना झगड़ा होगा रोज. तो पहला स्टेप इंग्लैंड में लिया गया, उन्होंने एस्टैब्लिश किया ICAEW को 1888 में. उन्होंने बोला बनाओ एक इंस्टीट्यूट. ICAI इंडिया में, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, शायद आपने नाम सुना हो, ICAEW. ICAEW को बनाया गया कहाँ पे? 1888 में इंग्लैंड के अंदर. और इन्होंने बोला कि भाई ICAEW का जो मेंबर होगा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, वही करेगा ऑडिट, और कोई ऑडिट नहीं करेगा. जो मेंबर होगा ICAEW का, जो CA होगा, वही ऑडिट करेगा. ठीक है सर, चलो ये तो वर्ल्ड की बात कर ली, जरा इंडिया की बात कर लेते हैं. आइए सर इंडिया की बात करते हैं. ओहो, इंडिया में ऑडिट कंपलसरी की गई 1914 में. तब चल रहा था पुराना कंपनीज एक्ट, यानी कि 1913. क्या बात, 1913 अभी चल रहा है 2013. बहुत बढ़िया. तो तब चलाया गया भैया, कौन सा? तब चलाया गया 1913 वाला. मैंडेटरी कब की गई? मैंडेटरी की 1914 में. लेकिन सवाल फिर वही, ऑडिट तो कंपलसरी कर दी, लेकिन ऑडिट करेगा कौन? तब महाराष्ट्र स्टेट नहीं था, शायद आपको पता हो. बॉम्बे वाला स्टेट, हैदराबाद वाला स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट नहीं था, बॉम्बे स्टेट था. तो बोले कौन करेगा ऑडिट? तो फाइनेंशियल कैपिटल, फाइनेंशियल हब स्टार्टिंग से बॉम्बे, पहले कलकत्ता से फिर बॉम्बे चला गया. गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे ने डिप्लोमा देना शुरू किया. कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे ने डिप्लोमा देना शुरू किया, उसका नाम दिया गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी. कहता है जो बंदा ये डिप्लोमा लेकर बैठेगा वो करेगा ऑडिट.
सर हमारा जन्म भी 100 साल पहले क्यों नहीं, हम भी डिप्लोमा लेके ऑडिट कर लेते, काहे को इतनी मेहनत करा के करवा रहे हैं डिग्री हमें। कह रहे डिप्लोमा होगा तो ऑडिट करोगे, तो सीए नहीं था क्या बेटा? मैं बात कर रहा हूँ 1914 की, तब सीए डिग्री कहाँ थी? बोला कि ऑडिट कौन करेगा? जो डिप्लोमा लेके बैठा है। डिप्लोमा तो कैसा दिखता था, ये देखो ऐसा डिप्लोमा, सही में डिप्लोमा की कॉपी है। गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, द सिंधेहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, बॉम्बे। दिस इज टू certified that government of Bombay have on the recommendation of the accountancy diploma board awarded the government diploma in accountancy to Mr. Jagdish Prasad, BCom. सर आंसू बह रहे, कोई बात नहीं बेटा, पुरानी बातें। तो ये डिप्लोमा देना शुरू किया भाई, कह रहे यही क्वालिफिकेशन होगी। ये कब की बात है? ये बात है 1914 की। बहुत लोग आ गए, डिप्लोमा भी किया, डिप्लोमा होल्डर को क्वालिफिकेशन बना दिया, लिख देते हैं यहाँ पे भाई। 1914 में कौन बना क्वालिफिकेशन? क्या दी गई क्वालिफिकेशन? दी गई डिप्लोमा होल्डर। लेकिन वही इंग्लैंड ने सीए इंस्टीट्यूट बनाया 1888 में। हमें लगा इंग्लैंड सीए इंस्टीट्यूट बना के बैठा, हम भी बना लेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने बनाने कहाँ दिया? हम तो गुलाम थे ना साहब उनके, उन्होंने बनाने दिया नहीं। उन्होंने कहा अरे रुक जाओ, बना लेना। फिर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इन द ईयर 1949 a remarkable milestone happened in the history of auditing in India. सीए एक्ट पास किया गया 1949 1 जुलाई को। इसलिए बनाते हैं सीए डे 1 जुलाई को सीए एक्ट पास हुआ। इवन बिफोर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान तो तब भी सर 1950 में एप्लीकेबल है, 50 में 26 जैन को, बट ये एप्लीकेबल हो गया इवन बिफोर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 1949 में 1 जुलाई को सीए एक्ट को एप्लीकेबल किया गया और बोला अब बनाएंगे आईसीएआई को, और जो आदमी आईसीएआई की डिग्री होल्ड करेगा स्टार्ट अकाउंटेंट, वही करेगा ऑडिट। कहता है इस एक्ट के अंदर आईसीएआई को बनाया गया। क्या बात है? कहता है भाई ये जो अधिकार गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे के पास था और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गया, इन्होंने अधिकार दे दिया आईसीएआई को, और बोला गया जो पर्सन मेंबर होगा आईसीएआई का प्लस जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होगी वो ऑडिट करेगा। तो 1949 में क्या हुआ? 1949 में सीए इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया गया, और क्या बोला गया आपको बोला गया सर आईसीएआई वाज एस्टैब्लिश्ड। और क्या बोला गया? कौन बनेगा ऑडिटर? सीए बनेगा ऑडिटर। डिप्लोमा होल्डर फिर आ गए, हमें बेरोजगार कर दोगे क्या? हैं हमारा घर कैसे चलेगा? बाल बच्चे वाले हैं हम तो। बात भी सही है। फिर अधिकार सीए के साथ साथ डिप्लोमा होल्डर को भी दिया गया, कह रहे दोनों ऑडिट करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आया 1956 नया कंपनीज एक्ट, याद होगा शायद आपने सुना होगा भी। फिर सीए को अधिकार दिया ऑडिट करने का, डिप्लोमा होल्डर फिर आ गए। अरे भैया अभी भी हमें इग्नोर मत कर दो भाई। तो डिप्लोमा होल्डर को भी अधिकार दिया। फिर आया नया कंपनीज एक्ट। इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एमसीए ने सिर्फ एक नाम लिखा, वो है सीए। बोला यही करेगा ऑडिट, नो डिप्लोमा होल्डर, दूसरे में कोई नहीं सर। फाइनेंशियल ऑडिट सिर्फ और सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा और कोई नहीं। बात आ रही समझ? तो स्टार्टिंग कहां से हुई? डिप्लोमा होल्डर से, फिर दोनों क्वालिफिकेशन बनी रही, फिर आखिरी में अंततः एट द एंड सिर्फ सीए को अधिकार दिया गया। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ 5-7 मिनट, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी रिलेवेंट रहती हैं, बेसिक आप पढ़ रहे हैं तो किस तरीके से ऑडिट इनिशिएट हुई, कहाँ से कहाँ तक हम पहुँचे। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो भाई हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया एविडेंस कहाँ से मिलेगा? 7 जगहों से, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एआरपी और आपका एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। ऑडिट की शुरुआत कहाँ से हुई? 1844 में इंग्लैंड ने ऑडिट कंपलसरी की, 1888 में उसने सीए इंस्टीट्यूट बनाया, 1940 में इंडिया में ऑडिट कंपलसरी हुई, 1949 में हमने सीए इंस्टीट्यूट बनाया। बिल्कुल ठीक बात है। तो इस तरीके से आगे हम चले।
चलो भाई अब चलते हैं आगे, और आगे कहता है फ्रेमवर्क ऑफ ऑडिट। ये बहुत ध्यान से देखना भाई, ये बड़ा रेलिवेंट टॉपिक है। बेसिक के अंदर, ये बिल्कुल बेसिक ऑडिट का, जब तक आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये सब देखा। अब थोड़ी सी बात और भी करेंगे ऑडिट की, ठीक है ना। क्या कहती है कहानी, देखिए जरा ध्यान से। कहता है जी देखो कंपनी में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पैसा लगाते हैं, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, जिन्हें अपन बोलते हैं भैया कंपनी के मेंबर्स। और एक वो जो कंपनी को संभालते हैं, ऐसे अपन कहते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स आर बेसिकली मैनेजर्स ऑफ कंपनी, लिख सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल लिख सकते हैं। और मेंबर्स आर बेसिकली ओनर्स ऑफ कंपनी, बिल्कुल ठीक बात है। आपने रिलायंस से पैसा लगाया, अपने घर में आराम से बैठे खा पी रहे हो, आपको टेंशन नहीं करे, कंपनी संभालने के लिए बैठे हुए। कौन बैठे कंपनी संभालने के लिए? डायरेक्टर्स बैठे हुए कंपनी संभालने के लिए। अब साल खत्म हुआ, डायरेक्टर्स ने बनाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिल्कुल बनाए सर। डायरेक्टर्स ने बनाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिल्कुल बनाए सर, हम तो एग्री कर ही रहे हैं इससे। अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए डायरेक्टर्स ने, तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेसिकली रिपोर्ट कार्ड। साल भर के कामकाज का एक रिपोर्ट कार्ड डायरेक्टर्स बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे सर। तो ऑडिटर बोलेगा मैं कैसे ट्रस्ट कर लूं, ये मैंने मेंबर बोलेगा मैं कैसे रिपोर्ट कार्ड पे ट्रस्ट कर लूं, हाउ दे कैन रिलाई। सर कैसे मेंबर इस पे भरोसा कर ले, आप मुझे बताइए। दो कारण है सर। पहली बात, क्या मेंबर के पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्टीज है? नहीं सर, मेंबर कहां इतने पढ़े लिखे हैं। क्या मेंबर कैसे रिलाई करेंगे? सर मेंबर के साथ दिक्कत यह है, ना मेंबर के पास समय है, ना मेंबर के पास ये एक्सपर्टीज है। तो मेंबर बोलेगा भाई पैसा मैंने लगाया, चला तू रहा है कंपनी को, लेकिन तूने जो रिपोर्ट कार्ड बनाई है, इस रिपोर्ट कार्ड को मैं कैसे चेक करूं यार? रिपोर्ट कार्ड तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसको तो बनाया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। अब मेरे को तो पल्ले ही नहीं पड़ते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं। मेंबर कहते हैं क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कैसे होते हैं, कहां मिलते हैं, कैसे चेक करूंगा मैं? तो मेंबर कहता है यार मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहे फाइनेंशियल। तो मेंबर बोलेगा रुक जरा सबर कर। शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट को। उस फाइनेंशियल एक्सपर्ट का काम क्या है? उसका काम है फाइनेंशियल को एग्जामिन करने का। बिल्कुल सही बात है। फाइनेंशियल को एग्जामिन करके वो बंदा अपनी ओपिनियन देगा, बिल्कुल ठीक बात है। अब मेरी बात समझते हुए चलना आराम आराम से, ठीक है ना। शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट को, बिल्कुल अपॉइंट करते हैं। मेंबर ही अपॉइंट करते हैं। कभी आपने सुना हो, पढ़ा हो तो लॉ के अंदर, तो भैया 139 सबसेक्शन 1 के अंदर लिखा है मेंबर ही अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को एजीएम में। तो मेंबर कहाँ अपॉइंट करते हैं? मेंबर अपॉइंट करते हैं एजीएम में। तो भाई शेयर होल्डर ही अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को। ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट कैसा भाई? फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इसको क्या बोलेंगे? इस फाइनेंशियल एक्सपर्ट को अपन बोलेंगे ही इज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। किसी को भी ऑडिटर बना दो क्या उठा के कि भाई तू ऑडिटर है? कहता है नहीं। कहता है ऑडिटर बनने के लिए पहली बात क्वालिफाइड होना चाहिए, सीए प्लस सीओपी, मैंने आपसे पहले कहा। आज की डेट में चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लस हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। दूसरी बात, वो बंदा नहीं आलू बंडा बन जाएगा वरना, वो बंदा जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब साहब ये इंडिपेंडेंट कौन होता है? इंडिपेंडेंट का मतलब है बेटा, अगर एक बंदे ने कंपनी के शेयर होल्ड किए हैं तो क्या वो ऑडिट कर सकता है? नहीं। कंपनी से लोन लिया तो क्या वो ऑडिट कर सकता है? नहीं। गारंटी दी है कंपनी को किसी के लोन ले, ऑडिट कर सकता है? नहीं। याद करिए लॉ के अंदर आप पढ़ते हैं सबसेक्शन 3 के अंदर कुछ लोग डिस्क्वालीफाइड है सेक्शन 141 में। तो पहली बात तो वो अपॉइंट होगा एजीएम में, फर्स्ट ऑडिटर को छोड़ दो जनरली। दूसरी बात, वो पर्सन क्वालिफाइड भी होना चाहिए प्लस इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। आप उसे अपॉइंट करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो एग्जामिन करेगा फाइनेंशियल, बिल्कुल एग्जामिन करेगा सर। जो एग्जामिन करेगा ना बेटा फाइनेंशियल को, तो इस प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को बोलेंगे एग्जामिनेशन की ऑडिट। और जब ऑडिट हो रही होगी, when the audit is carried on, तो इसे बोलेंगे ऑडिटिंग। भूल गए ना आप? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्लस आईएनजी, बचपन में टेंस पढ़े हैं। सो आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द प्रोसेस टू एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप बोल रहे द प्रोसेस टू एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टर्म्ड एज ऑडिट।
और जब ऑडिट करी जा रही होगी, व्हेन द ऑडिट इज बीइंग परफॉर्म्ड, तो उसे बोलेंगे ऑडिटिंग। तो फर्क है ऑडिट और ऑडिटिंग में। तो ऑडिट इज द प्रोसेस टू एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटिंग इज व्हेन द ऑडिट इज कैरीड ऑन। ठीक, अब आपने ऑडिट कर ली साहब, कर ली। कहता ऑडिट करके अपनी ओपिनियन देगा। कहाँ देगा ओपिनियन जी? ऑडिटर। ऑडिटर ओपिनियन देगा भैया रिपोर्ट के अंदर, जिस रिपोर्ट को अपन बोलते हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट, इसे बोलेंगे ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स, ऑडिट रिपोर्ट नहीं। ठीक है सर, एक बात समझ में आ रही है? ऑडिटर का जो इंटेंट है ना फाइनेंशियल एग्जामिन करने का, ऑडिटर का इंटेंट सिंपल है सर, वो फाइनेंशियल एग्जामिन करेगा ताकि ओपिनियन दे पाए। लाला, बहुत लोग ये समझते हैं कि ऑडिटर फ्रॉड पकड़ने के लिए जाता है। लाला, ऐसा नहीं है बेटा। ऑडिटर का काम फ्रॉड पकड़ने का नहीं है बेटा, ऑडिटर का काम तो ओपिनियन देने का है। क्या बात कर रहे हो? आज तक तो मैं समझते ऑडिटर फ्रॉड पकड़ेगा। फ्रॉड पकड़ता तो इन्वेस्टिगेटर या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी बोलते ना, और उस प्रोसेस को, जो जिस प्रोसेस के अंदर फ्रॉड पकड़ते हैं उसे इन्वेस्टिगेशन बोलते ना। इन्वेस्टिगेशन थोड़ी बोलते, ऑडिट बोलते हैं। तो ऑडिट के अंदर फ्रॉड नहीं पकड़ते ना, ऑडिट के अंदर अपन करते हैं एग्जामिनेशन ताकि ओपिनियन दे सकें। ये आप खुद से बोल रहे हो? नहीं, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ भाई। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा है बेटा, मैं आपको बता दूं, ऐसे 200 की डेफिनेशन में, ये डेफिनेशन है ऑडिट की, एज पर ऐसे 200, इसमें लिखा हुआ है, अभी पढ़ाऊंगा आपको। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है सर? लिखा हुआ है ऑडिट इज एन, आओ डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले एक बार। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट अब तो आप समझ गए होंगे। क्लाइंट ने बोला इधर इधर, तेरी फीस कितनी है? 5 लाख है मेरी फीस। ऑडिटर कह रहा है 10 लाख दूंगा। जो कुछ भी गड़बड़ी मिलेंगी लिखना मत ऑडिटर को, बिल्कुल बेईमान बन जाए एक नंबर का। तेरे को पैसे दे रहा हूँ मैं, पैसे दे रहा है, शॉफर ड्रिवन मर्सिडीज कार दे रहा है, फार्म हाउस की चाबी दे रहा है, हॉलिडे करके दे रहा है। ऑडिटर बेचारा बिक गया। अब ऑडिटर अगर बिक गया तो क्या वो एग्जामिनेशन इंडिपेंडेंट है? नहीं। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि ऑडिटर को किसी भी थ्रेट से फ्री रहना है। आपको पता है थ्रेट्स हैं ऑडिट के, ये ऑडिट के थ्रेट्स हैं 5 अलग अलग थ्रेट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको जो थ्रेट बताया वो है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। आपको शॉफर ड्रिवन कार मिली है, पैसे मिल रहे हैं, आपको फार्म हाउस की चाबी मिली, सेल्फ, ऐसे कई सारे थ्रेट्स हैं। जैसे एक थ्रेट होता है फेमिलियरिटी थ्रेट। अब एक बात बताओ, आपकी सहेली की कंपनी है, आप ऑडिट कर रहे हो, अभी सहेली ही है, शादी वादी नहीं हुई भाई, फेमिलियरिटी थ्रेट। बायस जो आप, क्या आप ईमानदारी से ऑडिट करोगे? नहीं। नाते, रिश्तेदार, दोस्त, यार, इनकी कंपनी का ऑडिट करोगे तो शायद आप इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज कर दें। थ्रेट है सर, ऐसे कई सारे थ्रेट्स हैं। तो कह रहा है इंडिपेंडेंट का मतलब है कि आपके जो थ्रेट्स है वो आप उससे फ्री रहना चाहिए। इंडिपेंडेंट, अरे मोह माया को मैं एकदम ईमानदारी से काम करूंगा सर, इंडिपेंडेंट। ये जो ऑडिट पढ़ रहे हैं, किसकी पढ़ रहे हैं अपन? ऑडिट पढ़ रहे हैं बेटा फाइनेंशियल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट। इसीलिए ऑडिट किसकी होगी? ऑडिट होगी बेटा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहाँ दी गई? ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी गई लाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। बहुत बढ़िया। तो कहता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऐसा आपको बहुत बार लगेगा कि अगर कंपनी की ऑडिट होगी ना तभी ऑडिट होगी, तभी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लगेंगे, ऐसे लगेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, चाहे कंपनी की ऑडिट करो तब भी ऐसे लगेंगे, चाहे एलएलपी की ऑडिट करो तब भी। ऐसे का मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एलएलपी की ऑडिट करो तब भी ऐसे लगेंगे, फर्म की ऑडिट करो तब भी ऐसे लगेंगे, कंपनी ऑडिट करो तब भी ऐसे लगेंगे, सोसाइटी की ऑडिट करो तब भी ऐसे लगेंगे। सब किसी मर्जी के आप ऑडिट कर ले, ऐसे तो लगने ही लगने हैं, लगने ही लगने हैं। क्योंकि ऐसे 200 खुद कह रहा है सर, जो डेफिनेशन पढ़ा रहा है मैं घर से लेके नहीं आया हूँ। ऐसे 200 खुद कह रहा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, कि कुछ भी लीगल फॉर्म हो आपका, कितनी भी बड़ी एंटिटी छोटी एंटिटी हो। इंटरनल ऑडिट छोटी कंपनियां नहीं करवाती, सेक्शन 138। लेकिन ये जो हम ऑडिट पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल, ये हर कंपनी करवाएगी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे लीगल फॉर्म, पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो, कुछ भी हो सर, उसको मतलब नहीं, चाहे वो एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नहीं।
independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of size or legal form. So what is the meaning of audit? Audit is an independent examination of whom? Which? Financial information. Which entity? Any entity. प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नहीं, चाहे आपका साइज लीगल फॉर्म कुछ भी हो, लेकिन ऑडिट करेंगे क्यों? आइए लास्ट लाइन पढ़ते हैं। कह रहा है व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। वहां जो एग्जामिनेशन करेंगे वो करेंगे सिर्फ ओपिनियन देने के उद्देश्य से। आपका इंटेंशन बेटा सिर्फ ओपिनियन देने का है, ध्यान रखना। मतलब ये बात खुद 200 कह रहा है, खुद ये डेफिनेशन कह रही है कि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है ओपिनियन देने का। ऑडिटर ओपिनियन देने के लिए गया है सर, ऑडिटर फ्रॉड पकड़ने के लिए नहीं गया। फ्रॉड पकड़ना ऑडिटर का काम नहीं, ऑडिटर का काम सब कुछ चेक करेगा, सब कुछ ठीक है, ओपिनियन देना उसका काम है। फ्रॉड पकड़ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर फ्रॉड सामने आ गया तो आंखें बंद कर लोगे? मैं नहीं देखूंगा। अरे बेटा ऐसा है, फ्रॉड का अपना स्टैंडर्ड 240 लगेगा। वो कहता है फ्रॉड अगर सामने आए तो बिल्कुल फ्रॉड पकड़ेंगे, क्यों नहीं पकड़ेंगे? और फ्रॉड अगर आएगा तो 143 सबसेक्शन 12 कहता है अगर फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ऊपर का वो सीजी को बताइए, उससे कम को तो ऑडिट कमेटी बोर्ड को बताइए। ऐसा नहीं कि फ्रॉड आने में आंखें बंद कर लोगे। फ्रॉड आएगा, प्रोसीजर का एक्सटेंड करेंगे, फ्रॉड पकड़ेंगे, रिपोर्ट करेंगे, लेकिन प्राइमरी इंटेंशन फ्रॉड पकड़ने का नहीं है। अपना प्राइमरी काम है चेक करने का कि क्या फाइनेंशियल ढंग से बने, ओपिनियन देने का। अपना काम फ्रॉड पकड़ने का नहीं है, अपना काम ओपिनियन देने का है। लेकिन अगर सस्पिशियस सर्कमस्टेंस आएंगे तो आंखें बंद नहीं करेंगे मेरे जैसे। अगर सस्पिशियस आएगा तो भैया पकड़ेंगे फ्रॉड और रिपोर्ट करेंगे फ्रॉड। 240 के अंदर भी रिपोर्टिंग होती है, सबसेक्शन 12 के अंदर भी रिपोर्टिंग होती है, कारो पढ़ेंगे कारो के अंदर भी रिपोर्टिंग होती है फ्रॉड की। तो फ्रॉड की रिपोर्टिंग तो होती है, लेकिन क्या फ्रॉड पकड़ना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है? नहीं सर। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आइए सबसे पहली बात, चलो इस पर भी आते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है लाला ओपिनियन देने का। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ओपिनियन देने का, रिपोर्ट देने का। ओपिनियन कहां देंगे? ऑडिट रिपोर्ट। ये कहां लिखा है? 200 की डेफिनेशन में, खुद अभी पढ़ा के लाया मैं। लेकिन एक बात बताओ, फ्रॉड पकड़ना आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है? नहीं। लेकिन अगर सामने आएगा तो फ्रॉड नहीं पकड़ोगे? पकड़ेंगे सर, फ्रॉड पकड़ेंगे भी और बताएंगे भी, ताकि दोबारा ना हो सके। ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव पता है कहां डिसाइड हुआ? किंगस्टन कॉटन मिल्स केस में। इस केस में कोर्ट ने पता है क्या बोला? कोर्ट ने बोला ऑडिटर का प्राइमरी काम फ्रॉड पकड़ने का नहीं है, लेकिन अगर सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस आएंगे तो ऑडिटर अपने प्रोसीजर को एक्सटेंड कर देगा लाला, इंक्रीज करेगा प्रोसीजर को, फ्रॉड पकड़ेगा और फ्रॉड की रिपोर्टिंग भी करेगा। किंगस्टन कॉटन मिल्स केस में बड़ी फेमस बात कही कोर्ट ने। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। ब्लड हाउंड एक ऐसा डॉगी होता है जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी अपने साथ लेकर घूमती है। इन्वेस्टिगेटिंग, उसके दिमाग में खुराफात चल रही है हमेशा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कह रहा है आप प्री कंसीव्ड नोशन के साथ थोड़ी जाओगे कि गड़बड़ है। कभी भी ऑडिटर ना इस प्री कंसीव्ड माइंडसेट के साथ नहीं जाएगा कि हाँ यार यहाँ तो फ्रॉड होगा तो फ्रॉड पकड़ूंगा, मैं तो फ्रॉड पकड़ूंगा। नहीं सर, यू आर नॉट अ ब्लड हाउंड, यू आर अ वॉच डॉग। आप जाओ, चीजें देखो, एग्जामिन करो, ओपिनियन दो। पहली क्लास में ही डॉगी बोल दिया बेटा, मैंने नहीं बोला, कोर्ट ने बोला है किंगस्टन कॉटन मिल्स केस में। अब आप बोलोगे ब्लड हाउंड कैसा होता है, तो मैंने इमेज भी रखी ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऐसा दिखता है ब्लड हाउंड। तो कहता है ऑडिटर वॉच डॉग है लेकिन ब्लड हाउंड नहीं लाला। क्या बात, बहुत ही बढ़िया, मजे ही आ गए। अब सुनिए, वापस चलते हैं ऊपर जरा एक बार। मैंने डेफिनेशन तो पढ़ा दिया आपको, और डेफिनेशन एक बार देखते हैं दोबारा से। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, whether profit oriented or not, irrespective of size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. बोले तो what means definition है independent examination। क्या बात है सर, independent examination। किसका independent examination करोगे सर? of which? of financial information of whom? of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of size of legal form, है ना।
वाई? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। तो अब बताओ, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फ्रॉड पकड़ने का है, लिखो कमेंट सेक्शन में, या ओपिनियन देने का? लिखो भाई, लिखो लिखो। ऑब्जेक्टिव है प्राइमरी फ्रॉड का या ओपिनियन देने का? ओपिनियन देने का, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए अब एक बात और समझिए। कहाँ था भाई मैं था यहाँ पे। आपको देनी है ओपिनियन, लेकिन ओपिनियन किस बारे में दोगे आप? सवाल तो ये है। तो कहता है ओपिनियन आप किस बारे में दोगे? ओपिनियन आप दोगे बेटा, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं? पहली बात। सर ये ट्रू एंड फेयर कभी सुना तो लग रहा है, कहां सुना है? अरे बेटा अकाउंट के अंदर ही सुना है, भूल गए होगे आप। सर दो वर्ड है, पहला वर्ड है लाला ट्रू, दूसरा वर्ड है लाला फेयर। आओ बात करते हैं जरा, ट्रू एंड फेयर। ठीक, एक मिनट देना, कहीं भी बना देते, कोई दिक्कत नहीं है, यही बना देते ट्रू एंड फेयर। एग्जाम्पल बना देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑडिटर हैं, आप एंटिटी के पास गए ऑडिट करने के लिए। एंटिटी ने बैलेंस शीट में लिखे हुए हैं इन्वेंट्री कितने की। इन्होंने लिखा है बैलेंस शीट में इन्वेंट्री लिखी है लाला 20 CR की। फिर आपने बोला कि भैया एक बार ज़रा इन्वेंट्री रजिस्टर दिखा दो। इन्वेंट्री रजिस्टर आपने देखा, तो इन्वेंट्री रजिस्टर में आपने देखा 8000 पीस की इन्वेंट्री लिखी हुई है, 8000 पीस की इन्वेंट्री लिखी हुई है। ऑडिटर ने कहा ठीक है, आपने काम कर दिया, बढ़िया। ऑडिटर ने बोला यार इनके ऊपर तो क्या भरोसा करूं, खुद इन्वेंट्री चेक करता हूं एक बार जाके। खुद चेक कर रहा है, इंस्पेक्शन है ऑब्जर्वेशन है, लिखो लिखो लिखो। ऑडिटर खुद चेक कर रहा है बेटा, तो ये इंस्पेक्शन है। फिजिकली एग्जामिन्स द इन्वेंट्री, फिजिकली एग्जामिन्स द इन्वेंट्री। अब फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहा है इन्वेंट्री का। जब फिजिकल एग्जामिनेशन किया तो क्या पता चला? फिजिकल एग्जामिनेशन करके ये पता चला, सबसे पहला काम फिजिकल एग्जामिनेशन, ही फाउंड, क्या क्या मिला उसे? ही फाउंड इन्वेंट्री सही में 8000 पीस है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मतलब मैनेजमेंट ईमानदार है। इन्वेंट्री सही में 8000 पीस है। मैनेजमेंट ने कितना बोला था? मैनेजमेंट ने कहा था 8000 पीस, और निकली कितनी? निकली भी 8000 पीस। 8000 पीस बोला और 8000 पीस निकला, बिल्कुल निकला सर। मतलब जो मैनेजमेंट ने फैक्ट बताया वो फैक्ट करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है सर। जो मैनेजमेंट ने फैक्ट बताया वो फैक्ट करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैनेजमेंट के बताए हुए फैक्ट करेक्ट है ना बेटा, तो आप मानेंगे ट्रू, द इंफॉर्मेशन इज ट्रू, ट्रू इंफॉर्मेशन ट्रू है। अब आपने मैनेजमेंट से कहा अच्छा आपने इन्वेंट्री 8000 पीस, जरा कहता है एक काम और कर लेता हूँ, अब जब ये सब कुछ कर लिया है तो ज़रा वैल्यूएशन डिटरमाइन कर लेता हूँ। तो वैल्यूएशन आपने डिटरमाइन की, कॉस्ट थी आपकी क्या कहते हैं 16 CR की, या कॉस्ट थी फॉर एग्जांपल 20 CR की, और NRV थी फॉर एग्जांपल 16 CR की। अब ज़रा ये बताइए कि AS2 क्या बोलता है? भैया AS2 कहता है इस केस में कि विच एवर इज लोअर। अब अगर विच एवर इज लोअर की बात करें लाला, तो विच एवर इज लोअर का मतलब क्या हो गया कि इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 16 करोड़, बिल्कुल आनी चाहिए 16 करोड़। ब्लैक कलर से देता हूं, बिल्कुल आनी चाहिए 16 करोड़। लेकिन मैनेजमेंट ने क्या किया? मैनेजमेंट ने विच एवर इज हायर ले लिया। यहां गलती हो गई सर। मैनेजमेंट ने क्या किया? जो वैल्यू 16 करोड़ लेनी चाहिए थी वो 20 करोड़ ले ली, तो विच एवर इज हायर हो गया, बिल्कुल हो गया। अब जब विच एवर इज हायर हो गया तो इस केस में मैनेजमेंट ने गलती की। अब मैनेजमेंट ने गलती क्या की कि मैनेजमेंट ने जो कंप्लायंस करना था ना लॉस का या एएस का, मैनेजमेंट ने वो कंप्लायंस नहीं किया सर।
अगर आपकी बताई हुई सारी बातें सच हैं तो ट्रू, और आपने कोई भी फाइनेंशियल बनाया है तो आपने रेलिवेंट लॉज रेगुलेशंस एएस को माना है तो फेयर। अब इस केस में आपकी बताई हुई बात तो सच थी, 8,000 पीस बताए, 8,000 पीस निकले, ट्रू है, लेकिन जो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री थी वो AS2 के हिसाब से नहीं निकाली आपने, तो मतलब इंफॉर्मेशन इज नॉट फेयर। तो कहता है जब ऑडिटर ओपिनियन देगा तो ऑडिटर ओपिनियन देगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं लाला, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं। पहली बात, ऑब्जेक्टिव तो इतना समझ गया, ओपिनियन देने का काम है अपना, ओपिनियन ही अपन देंगे तो ओपिनियन दीजिए किसने मना किया है। लेकिन ट्रू व्यू, ट्रू का मतलब क्या होगा, ट्रू का मतलब होगा करेक्टनेस ऑफ फैक्ट, सच बात है, लिख लो ग्लॉसरी में। ट्रू का मतलब करेक्टनेस ऑफ फैक्ट एंड फेयर का मतलब इन कंप्लायंस with legal regulation, in compliance with legal regulation। तो कहते हैं दो बातें हैं, पहली बात करेक्टनेस ऑफ फैक्ट इज ट्रू और लॉ के तहत बनाया गया है तो फेयर, और ऑडिटर जब रिपोर्ट करेगा तो दोनों में रिपोर्ट करेगा ट्रू एंड फेयर व्यू को लेकर, बिल्कुल ठीक बात है सर। तो ऑडिटर ओपिनियन में बताएगा पहली बात क्या फाइनेंशियल ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ऑडिटर बताएगा क्या फाइनेंशियल को बनाया गया है एज पर द, ये आखिरी तक पढ़ोगे टर्म, मैं आपको बता रहा हूं, ये आखिरी तक ही टर्म चलता रहेगा, आप ये देख लेना, ठीक है ना। क्या फाइनेंशियल को बनाया गया है एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब सर कभी भी देख लेना आखिरी तक ये टर्म्स आएंगे, आप ऐसे 700 पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, यही टर्म्स आएंगे। क्या फाइनेंशियल ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहा है, पहली बात, और क्या फाइनेंशियल को बनाया गया एज पर द एफआरएफ। अब सर एफआरएफ क्या होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मैंने आपसे क्या कहा थोड़ी देर पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल्स को बनाना इज नॉट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल्स को बनाना इज नॉट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल्स को बनाना इज बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आप ये बताओ इंडिया में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे होती है इंडिया में। इंडिया में बेटा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दो तरीके से होती है, एएस या इंड एएस और स्केड्यूल 3। स्केड्यूल 3 अकाउंट्स कैसे प्रेजेंट होंगे फॉर प्रेजेंटेशन, स्केड्यूल 3 मानना पड़ता है, और कैसे प्रिपेयर होंगे इसके लिए एएस मानना पड़ता है। याद करिए अभी 2 मिनट पहले मैंने आपसे कहा इन्वेंट्री की कौन सी वैल्यू आएगी, इसके लिए एएस मानना पड़ता है। एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या आएगा, उसका अपना एएस है, पीपी का अपना एएस है, AS10 हर किसी के लिए अपना एएस है। इंटेंजिबल एसेट का कहता है कैसे बनेंगे वो एएस बताएगा, और कैसे प्रिपेयर होंगे लाला वो एएस बताएगा, और कैसे प्रेजेंट होंगे लाला वो स्केड्यूल 3 बताएगा। इंडिया का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, एएस, इंड एएस प्लस स्केड्यूल 3। तो ऑडिटर हमेशा ये बताएगा दो बातें, ओपिनियन की क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं, पहली बात, और क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। बात आ रही समझ तो आ रही है सर। ओपिनियन देना आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सबको समेट रहा हूं मैं एक बार, माइंड में बहुत बिखर गया होगा, जरा समेटते हैं। एएस किसके लिए, एएस टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल, स्केड्यूल 3 टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल्स, ठीक। आइए सबसे पहली बात, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रिपेयर एंड मेंटेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसकी जिम्मेदारी है फाइनेंशियल्स को बनाने की और मेंटेन करने की। मैनेजमेंट प्रिपेयर करेगा और टीसीडब्ल्यूजी ओवरसी करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंस, ये तो बड़ा कमाल का काम है। आप बोलोगे बैलेंस शीट ट्रू है, बैलेंस शीट P&L कैश फ्लो, बेटा वो लॉ में चलती है डेफिनेशन, लॉ में, यहाँ नहीं चलती। यहाँ फाइनेंशियल की अलग डेफिनेशन है, 200 के अंदर भी दी है, 700 के अंदर भी दी है, दो अलग अलग डेफिनेशन है। मैं थोड़ी सी आपको 200 वाली आज थोड़ी सी बताऊंगा, ठीक है ना, ठीक। वो इंडिपेंडेंट पर्सन कौन है जो एग्जामिनेशन कर रहा है, उसे बोलेंगे ऑडिटर। जो प्रोसेस है टू एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ऑडिट। ऑडिटर का अपॉइंट कौन करेगा, ऑडिटर का अपॉइंट करेगा लाला मेंबर।
क्वालिफिकेशन क्या है ऑडिटर बनने की? क्वालिफिकेशन सिंपल है, CA प्लस COP, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ऑडिटर अपनी ओपिनियन कहाँ प्रेजेंट करेगा? ऑडिटर्स रिपोर्ट में। समझ लो, जितना भी पढ़ा सबको समेट दिया अपन ने। मीनिंग क्या है ट्रू एंड फेयर व्यू की? ट्रू का मतलब है करेक्टनेस ऑफ फैक्ट, फेयर का मतलब है इन कंप्लायंस ऑफ द लीगल रेगुलेशन, लीगल रेगुलेशन को मानते हुए। और इंडिया में FRS क्या है? इंडिया में FRS जो मैंने ऊपर आपसे कहा, अगर प्रिपेयर करना है लाला तो मानना पड़ेगा AS, और प्रेजेंट करना है लाला तो मानना पड़ेगा Schedule 3। बात समझ रहे हो? ये इंडिया का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जितना भी मैंने आपको पीछे पढ़ाया वो सारा का सारा मैंने पूरा का पूरा समाप्त कर दिया, पूरा का पूरा। वैसे तो एक चार्ट बनाता है तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी ठीक है ना। चलो भाई अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। काफ़ी सारी बातें हमने कर ली हैं वैसे, लेकिन कुछ कुछ बातें मुझे आपको बतानी है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको 200 की तरफ लेके चल रहा हूँ। कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो नॉर्मली आपको स्टडी मैट के अंदर भी नहीं मिलेंगे। 200 वो पूरा नहीं पढ़ाते, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स, इसको बहुत बाद में ना डिटेल में भी डिस्कस करते हैं, जैसे अपन चैप्टर जब इसमें आएंगे तब 200 में भी थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा ब्रीफ आउट कर रहे हैं इसको। स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन। स्ट्रक्चर्ड मतलब ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी बना दिया। स्ट्रक्चर्ड मतलब स्ट्रक्चर जो लॉ ने दिया हुआ Schedule 3 के अंदर, ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन जो हो चुकी है अतीत, क्योंकि फाइनेंशियल पास्ट ईयर के ही बनते हैं, इन्फॉर्मेशन हो जाती है तभी बनते हैं, इंक्लूडिंग नोट्स। लेकिन फाइनेंशियल में कम्युनिकेट क्या करते हो आप? कम्युनिकेट करते हो आप एंटिटी के इकोनॉमिक रिसोर्सेस। इसे अपन पता है क्या बोलते हैं बेटा? इकोनॉमिक रिसोर्सेस को बोलते हैं लाला, ध्यान रखना, इकोनॉमिक रिसोर्सेस को बोलते हैं एसेट्स, और ऑब्लिगेशंस को बोलते हैं लाइबिलिटीज। क्या बात है? तो कम्युनिकेट करते हो एसेट लाइबिलिटी, लेकिन क्या उन्होंने एसेट लाइबिलिटी वर्ड यूज किया है? नहीं। और हमेशा ध्यान रखना ये एसेट लाइबिलिटी कहाँ आता है? बैलेंस शीट में। और याद करिए हमेशा बैलेंस शीट कैसे बनती है? बैलेंस शीट बनती है एट अ पॉइंट इन टाइम, एज ऑन 31st ऑफ मार्च, एज ऑन 31st ऑफ मार्च। तो टू कम्युनिकेट एंटिटीज, रिसोर्सेज एंड और ऑब्लिगेशंस एट अ पॉइंट इन टाइम, और चेंजेस देयरइन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। चेंजेस मतलब एसेट लायबिलिटी में चेंज का मतलब क्या है? एसेट लायबिलिटी में चेंज का मतलब रिसीट और पेमेंट। अरे P&L, और P&L बनता है फॉर द ईयर 25-26 पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और ये कैसे बनाओगे आप? स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन। स्ट्रक्चर्ड कब होगा? वो रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर्ड तब होगा जब वो बनेगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से। ये और Schedule 3, अगर इंडिया की बात करें तो Schedule 3, स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन to communicate the entities, resources, assets or obligations, liabilities at a point in time, or changes therein over a period of time। और ये कैसे बनाएंगे? ये बनाएंगे as per the financial reporting framework। बिल्कुल ठीक बात है सर। ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट as per 200। अब वो पूछे ऑडिट में फाइनेंशियल क्या है, तो आप लिखोगे बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स। ये नोट्स चलो यहाँ भी है, बट ये ऑडिट की डेफिनेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ठीक। अब मैंने आपको एक दो डेफिनेशन और भी बताई थी, थोड़ा बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ। एक बताई थी आपको मैनेजमेंट, याद करिए। मैनेजमेंट वो लोग हैं जो आपके डे टू डे ऑपरेशन संभालेंगे, ध्यान रखना, डे टू डे ऑपरेशंस। मैनेजमेंट बनाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द एप्लीकेबल FRS। देख रहे हो बार बार FRS कितना फ्रीक्वेंट यूज हो रहा है FRS। लेकिन जो TCWG है बेटा, TCWG का काम क्या है? TCWG ओवरसी करता है किसको? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को, ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। अब TCWG में कौन आता है? TCWG में सर बोर्ड के मेंबर्स, CEO, CFO। फर्क क्या है? TCWG बनाएगा, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन तय करेगा एंटिटी की। मैनेजमेंट क्या करेगा? डे टू डे ऑपरेशन संभालेगा। मैनेजमेंट क्या करेगा? फाइनेंशियल्स। मैं पूरा पढ़ाऊंगा बाद में, फिर कह रहा हूँ थोड़ा सा मैं ब्रीफ आउट कर रहा हूँ। मैनेजमेंट प्रिपेयर करेगा फाइनेंशियल्स, और TCWG फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को ओवरसी करेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मैंने इंटरलिंक कर दिया एक दो चीज़ों का, ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, एक बार पूरा थोड़ा सा जॉट डाउन करते हैं एक तरफ से। सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑडिट पहले कैसे होती थी। ऑडिट पहले होती थी सुनकर, ऑडायर, ठीक है। ये
PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा, अब ऑडिट कैसे होती है? अब ऑडिट होती है सर 7 तरीके से चीज़ें करके: इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर, वो पढ़ाना बाकी है, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस और एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तीसरी बात, वर्ल्ड में ऑडिट कैसे स्टार्ट हुई? 1844 में ऑडिट कंपलसरी इंग्लैंड में हुई। 1888 में इंग्लैंड का CA इंस्टीट्यूट बना। इंडिया में कंपलसरी कैसे हुई? इंडिया में भैया 1914 में ऑडिट कंपलसरी हुई, 1949 में CA इंस्टीट्यूट बना, ठीक है। फ्रेमवर्क एक एक करके, फाइनेंशियल कौन बनाता है? बोर्ड। ऑडिटर का अपॉइंट कौन करता है? मेंबर। ऑडिटर का काम क्या है? एग्जामिनेशन करना। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी, ओपिनियन देना। ओपिनियन किस बारे में? कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क माना गया है या नहीं, ट्रू एंड फेयर भी प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं। ट्रू का मतलब करेक्टनेस ऑफ फैक्ट, फेयर का मतलब एज पर लॉ, FRS मतलब इंडिया में Schedule 3 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। Schedule 3 फॉर प्रेजेंटेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर प्रिपरेशन। डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, काफी कुछ पढ़ लिया था कम टाइम में आपने। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन of financial information of any entity, irrespective of its size or legal form, whether profit oriented or not, with a view to express an opinion thereon. 4 point. Independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. Who will conduct audit? CA plus COP. So what is the objective of audit? Primary objective is very simple. Primary objective is to form an opinion. Opinion form करना ही आपका ऑब्जेक्टिव है। ये बात 200 के अंदर भी लिखी है, मैं अभी 200 के अंदर सिर्फ उतना लिखा रहा हूँ, इतना ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा मुझे भी बचना पड़ रहा है, अदरवाइज बेसिक के अंदर ज़्यादा पढ़ा दूँगा, ज़्यादा हो जाएगा। फिर वो ओपिनियन देनी है सर, और आपने रिपोर्ट बना के देनी है, अपनी फाइंडिंग्स बतानी है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? अच्छा एक बात बताओ, अगर 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 फ्रॉड आपके सामने है तो आंखें बंद कर लोगे? नहीं सर, फ्रॉड अगर आता है तो फ्रॉड को डिटेक्ट करके रिपोर्टिंग करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। और लास्ट है सर, ऑब्जेक्टिव तो हो गए आपके, हु कैन कंडक्ट ऑडिट, सब कुछ तो हो ही गया, पहुंचा गया, सब कुछ हो गया। चलो जी, अब चलते हैं आगे, ज़रा बात कर लेते हैं ARP की। मैं आपको एक काम करता हूँ, मेरे जो नोट्स हैं उससे आप बताओ, हैंड रिटन नोट्स जो मैं आपकी क्लास में बनवाऊंगा, कितने सुंदर नोट्स लग रहे हैं, प्रॉपर एग्जाम्पल, ये सिर्फ बेसिक है ARP का। इसके बाद हम जाके स्टार्ट करते हैं, है ना, टॉपिक। तो आइए इससे कोई भी एग्जाम्पल लेंगे, समझ में आएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल आप ऑडिट कर रहे हैं 25-26 से, ठीक है सर। एक्सपेंस है कोई भी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है कोई भी, 13.2 CR, मान लो ये है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ठीक है, 13.2 CR। आपने कहा जरा मैं पास्ट ट्रेंड देखता हूं एक बार कि पास्ट में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कितने रहे हैं उसी क्लाइंट के। जब आपने पास्ट का ट्रेंड निकाला तो आपने क्या देखा भाई, पास्ट में ट्रेंड क्या आ रहा है? पास्ट में ट्रेंड आ रहा है कि 21-22 में वही एक्सपेंस 3 करोड़ का था, 22-23 में वही एक्सपेंस आपका 3.32 CR का, 3.60 CR। अगर आप ध्यान से देखिए, हर साल थोड़ी ग्रोथ दिखेगी आपको। ग्रोथ, पहले साल ग्रोथ हुई 10.67% की, अगले साल ग्रोथ हुई 8.43% की। दिख रही है सर ग्रोथ, पूरी ग्रोथ दिख रही, क्यों नहीं दिख रही? उसके अगले साल भी करीब करीब 20% की ग्रोथ है। एक चीज आपको समझ में आ रही है कि अपवर्ड ट्रेंड है सर, अपवर्ड ट्रेंड है, मतलब बढ़ रही है आपकी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, हर साल बढ़ रही है, अपवर्ड ट्रेंड है। और ट्रेंड 8 से 20% के बीच में फ्लक्चुएटिंग है, मतलब मिनिमम 8-20 तक। ऑन एन एवरेज निकालो 15-16% की ग्रोथ हर साल है एक्सपेंस में। अगर 15-16% की ग्रोथ हर साल एक्सपेंस में, तो लास्ट ईयर एक्सपेंडिचर कितना है? लास्ट ईयर एक्सपेंडिचर था लाला, लास्ट ईयर था 4.3 CR। अगर 4.3 CR में ये हम 15% का ट्रेंड लगा दें तो हमारी एक्सपेक्टेशन कितनी आएगी? हमारी एक्सपेक्टेशन आएगी भाई 4.3 CR के हिसाब से अगर 15% ग्रोथ इसमें लगा दें तो कितना खर्चा आना चाहिए? 4.94। ये ऑडिटर की एक्सपेक्टेशन है।
ऑडिटर बोलेगा यार लास्ट टाइम इतना खर्चा हुआ है, 8 से 20% की ट्रेंड चली रही है अपवर्ड, मान लो 15% की ग्रोथ है, तो ठीक है सर। अब ये ऑडिटर ने एक्सपेक्टेशन डेवलप कितनी की भाई, 4.94, बिल्कुल ठीक बात है। अब ऑडिटर क्या करेगा सर, अब ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर चेक करेगा एक्चुअल खर्चा। एक्चुअल खर्चा कितना है, दिमाग घूम गया ऑडिटर का। ऑडिटर बोलता है लास्ट ईयर आपका खर्चा 4.3 CR था यार, अगर अपवर्ड ट्रेंड लगा भी दे तब भी कितना आएगा, 4.94। चलो मैं कह रहा हूँ 5 करोड़ हो जाए, 6 करोड़ हो जाए, 7 करोड़ हो जाए, भाई साहब तुमने कितना खर्चा कर दिया, 13 करोड़ 20 लाख रुपए। ये छोटा मोटा वेरिएशन है क्या, ये छोटा मोटा वेरिएशन नहीं है सर, ये सिग्निफिकेंट वेरिएशन है। अब सिग्निफिकेंट वेरिएशन तो करोगे, सिग्निफिकेंट वेरिएशन मैनेजमेंट से बात करो, कहाँ खर्च कर दिए भैया इतने पैसे। मैनेजमेंट बोलेगा कार्तिक आर्यन को लाए थे अकेले 7 करोड़ रुपए, तो वही ले गए एक ऐड का। मैनेजमेंट का आंसर देता है आपको, बेनिफिट कर लेंगे, कहता नहीं, कहता है उस केस में चेक करिए, कार्तिक आर्यन को 7 करोड़ रुपए दिए ना, तो पेमेंट की होगी, TDS भी काटा होगा, तो बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, एंट्री होगी बैंक स्टेटमेंट में, पासबुक, एग्रीमेंट हुआ कार्तिक आर्यन के साथ, हाँ एग्रीमेंट दिखाओ। चलो कार्तिक आर्यन से पूछते हैं, इसी बहाने फोटो भी खिंचवा लेंगे, डायरेक्ट कंफर्मेशन लो कार्तिक आर्यन से। तो ये बैंक स्टेटमेंट, ये एग्रीमेंट चेक करोगे, ये इंस्पेक्शन हो गया, और कार्तिक आर्यन से पूछोगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन हो गया। बट ये जो आपने ट्रेंड को देखकर इवेल्युएशन किया, ट्रेंड को देखकर, इसे बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। सर ये वाउचर चेक नहीं कर रहे हैं आप, सिर्फ लेजर रख लिया, वाउचर रख लिया और बैलेंस शीट का P&L रख लिया, बुद्धि लगेगी इसमें। एनालिटिकल प्रोसीजर है ये, इसे बोलते हैं एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर, जहां ट्रेंड्स को देखकर एक्सपेक्टेशन डेवलप करते हैं और फिर अपन एस्टिमेशन करते हैं। ARP कई सारी टेक्निक होती है, मैंने आपको एक पहली टेक्निक पढ़ाई, इसे बोलते हैं ट्रेंड एनालिसिस। आगे आप पढ़ोगे, मतलब पढ़ते रहोगे आगे, ये है 520। मैं फिर कह रहा हूँ सर बिना ऐसे के ऑडिट की बात करना भी अपराध है, तो ये 520 के अंदर अपन ARP करते हैं। मैंने एक बेसिक एग्जांपल आपको दिया, ठीक है ना, तो काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया वैसे अपन ने, कर तो लिया है सर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कर लिया, क्यों नहीं कर लिया। तो भाई ये सब कुछ हो गया कंप्लीट, कहानी डन हमारी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हो गई कहानी ऑल डन 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 ऑल डन, ठीक है ना, डन है, खत्म कहानी। देखो आर्टिकल के लिए चेक करनी है एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल्स, और बेचारा आर्टिकल अपनी 20 साल की उम्र में 20s में काफ़ी बोझ तले दबा हुआ है। चलो भाई अब एंड करने से पहले एक मेरे पास है मैजिक। अब आप बोलोगे सर एक पूरा थोड़ा सा समेट देते हैं, तो मैंने बहुत टाइम नहीं लगाऊंगा, रीज़न भी मैंने बहुत काम पहले से कर रखा है। तो एक बार अभी फटाफट से रैपिड फायर खेलेंगे एक बार, ठीक है, और आपको बताते हुए चलना है फटाफट से, ठीक है ना। स्टार्टिंग का लेक्चर यूट्यूब के अंदर भी, तो अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप, ठीक है ना। और इस तरीके से हम पढ़ेंगे, रैपिड फायर भी हो जाएगा और फिल भी कर लेंगे, नोट्स भी आपके बन जाएंगे, मतलब एक तीर से दो नहीं कई निशाने होंगे। आप देखिए पूरे के पूरे नोट्स मैंने बना रखे हैं, ये जितना भी आपने लेक्चर 1 में आज बेसिक के अंदर पढ़ा सब कुछ इसके अंदर जॉट डाउन कर दिया अपन ने, ठीक है ना। बस आपको लिखते हुए चलना है, फटाफट से बताते हुए चलना है। ऑडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, बताइए जी ऑडिट वर्ड कहाँ से निकला, बोलते हुए चलो भाई, सबको बोलना है। ऑडिट वर्ड निकला है कहाँ से, ऑडिट वर्ड निकला है ऑडायर से, और ऑडायर का मतलब क्या होता है, ऑडायर का मतलब होता है विच मीन्स टू हियर। लो जी ये भी हो गया, सब कुछ कवर कर लिया, सब नोट्स भी बन गए आपने। जब आप पूछते हैं इनसाइडर से तो क्या बोलते हैं, जब आप पूछते हैं इनसाइडर से तो हम बोलते हैं इंक्वायरी, और जब आप डॉक्यूमेंट से फिजिकल ऐसे कुछ चेक करते हो तो बेटा इसे कहते हैं इंस्पेक्शन। फिर जब आप मैनेजमेंट जो काम कर रहा है उसे आप विटनेस करते हैं, आप खुद तो नहीं कर रहे, आप कर रहे हो विटनेस, इसे बोलते हैं लाला जी ऑब्जर्वेशन, ठीक है सर। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करोगे, इसे क्या बोलोगे, इसे बोलोगे सर दिस इज रिकैलकुलेशन, रिकैलकुलेशन। और जो काम मैनेजमेंट कर चुका है आप दोबारा कर रहे हैं, ये कहलाएगा लाला जी रीपरफॉर्मेंस। बन रहे हैं ना क्वेश्चन, अगर बन रहे हैं तो समझ लेना कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, कहीं फंस रहे हो तो भैया कंसेप्ट में दिक्कत है, ठीक है ना। ट्रेंड देखना और एनालाइज करना फ्लक्चुएशंस को, ट्रेंड अरे अभी पढ़ाया, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर ARP,
बहुत बढ़िया सर, अगला बताइए। कंफर्मेशन लेना आउटसाइड पर्सन से, आउटसाइड मतलब बाहर वालों से, तो इसे बोलेंगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये भी ठीक, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। बहुत बढ़िया सर, अगला बताओ। अगला हो गया सर, वर्ल्ड में ऑडिट कंपलसरी कब की गई? ये की गई 1844 में। सीए इंस्टीट्यूट कब बना? इंग्लैंड वाला 1888 में। इंडिया में ऑडिट कंपलसरी कब की गई? 1914 में। इंडिया का सीए इंस्टीट्यूट कब बना? 1949 में। क्या बात। अब बताओ फिल इन द ब्लैंक। ये फिल इन द ब्लैंक ही तो कर रहे हैं, ये नोट्स भी बन गए, फिल इन द ब्लैंक भी हो गया, रिवीजन भी हो गया, सब कुछ हो गया एक ही साथ। तो ये क्या, मैंने बिहाइंड द कर्टेन सारा काम कर लिया है ताकि आपको यहाँ मेहनत ना करनी पड़े। फाइनेंशियल कौन बनाता है? फाइनेंशियल बनाता है लाला जी, फाइनेंशियल बनाता है मैनेजमेंट। ओवरसी कौन करता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को? TCWG। फुल फॉर्म याद है? दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है लाला जी? ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करता है लाला जी मेंबर। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड एन ओपिनियन। सही बात है। ओपिनियन कहाँ देगा? ओपिनियन देगा ऑडिटर्स रिपोर्ट में। बहुत ही बढ़िया, ये तो यार पूरा भी हो गया, बढ़िया नोट्स भी बन गए, रिवीजन भी हो गया, मजा आ गया। ट्रू मतलब, अरे भाई ट्रू मतलब थोड़ा लंबी ब्लैंक ड्रॉ कर लो। ट्रू मतलब हो गया लाला करेक्टनेस ऑफ फैक्ट। और फेयर मतलब क्या हो गया लाला जी? फेयर का मतलब हो गया इन कंप्लायंस विद लीगल रेगुलेशन, इन कंप्लायंस विद लीगल रेगुलेशन। ठीक है, अब बताइए प्रिपरेशन के लिए क्या मानना पड़ेगा? प्रिपरेशन के लिए मानना पड़ेगा लाला जी एएस या स्केड्यूल 3। प्रिपरेशन के लिए एएस मानने पड़ेंगे, या इंड एएस भी हो सकते हैं अलग अलग एंटिटी के ऊपर। और प्रेजेंटेशन के लिए मानना पड़ेगा स्केड्यूल 3, स्केड्यूल 3। ठीक है। ऑडिट इज एन, अरे 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 भाई ऐसा नहीं करना। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। क्या बात। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या बात है। किसकी? कहता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। अब आप नहीं भूलने वाले, मैं आपको बता रहा हूं। साइज और लीगल फॉर्म, बहुत ही बढ़िया सर। साइज और लीगल फॉर्म। Such examination is conducted with a view to express an opinion thereon. Express an opinion thereon. ठीक है सर। अब ये बताइए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भैया कहाँ दिया गया? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये दिया गया ऐसे 200 में। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव कहाँ दिया गया? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव दिया गया किंगस्टन कॉटन मिल्स केस में, किंगस्टन कॉटन मिल्स केस में। ठीक है, ठीक है सर। ये हो गई आपकी सारी के सारी जितनी भी कहानी बनने पड़ी है आज, सब कुछ समराइज हो गया विद इन अ पेज। और बढ़िया, कोई दिक्कत वाली समस्या वाली बात ही नहीं, बहुत ही बड़ी, बहुत ही बड़ी। चलिए, जब मैं ज़्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं, बस एक बार थोड़ा सा सिलेबस ब्रीफ कर देता हूँ ताकि सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग भी आपको मिल जाए। देखिए जी, अगर सिलेबस की बात करें तो ये आपका सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट 11 चैप्टर्स हैं। मॉड्यूल 1 में मैं इंस्टीट्यूट के पेजेस खोलता हूँ इसमें जानबूझ के इंटेंशन, ताकि थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलती है आपको। शुरू के 5 चैप्टर हैं मॉड्यूल 1 में, मॉड्यूल 2 में अगले 6 चैप्टर। इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है, कुछ चैप्टर्स के बीच में ही ऐसे डाल रखे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, रीजन भी आपको पता नहीं है कुछ भी, बट फिर भी कुछ चैप्टर्स के बीच में ही ऐसे डाल रखे हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 1 है, इसमें थोड़ा सा ऐसे 200 डाल रखा है। फिर आप चैप्टर 2 पढ़ोगे, इसमें ऐसे 300 डाल रखा है। फिर चैप्टर 3 में आप आओगे, यहाँ 315 320 मिलेगा आपको। हम क्या करते हैं, हमने ऐसे की एक अलग बुक बना दी है, 4 ऐसे की अलग बनी हुई है। नॉन ऐसे वाला कंटेंट अलग, ऐसे वाला कंटेंट अलग। ऐसा हर चैप्टर में नहीं है, कुछ कुछ चैप्टर में, चैप्टर 2-3 में मेनली है, 4 में है, और आपका 6-7 में है, इन चैप्टर्स में। बाकी 5 में कोई ऐसे नहीं है। आपका
8 तो खैर पूरा ऐसे ही है, कारों को छोड़ दो। 9 में कोई ऐसे नहीं है, 10 में कोई ऐसे नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा सिस्टमेटिकली हम बांट के चलते हैं। 11 चैप्टर्स हैं पहले वॉल्यूम में, जो चैप्टर्स हैं वो, और ऐसे वाला सारा कंटेंट वॉल्यूम 2 में प्रॉपर चार्ट एक आपको बुक मिलती है, ठीक है। एक दो बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ इसमें, एक बात इंस्टीट्यूट ने और भी कहा है। स्टार्टिंग के वजह से हमेशा कहता हूँ सर, इनिशियल पेजेस ज़रूर पढ़ना चाहिए एक बार। आप स्टडी मैट आता हो, कभी पढ़ते नहीं होंगे आप, ठीक है। देखें, इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बात की है, बहुत इंस्टीट्यूट क्या रहता है, स्टोरी टेलिंग, एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशंस है, पंचतंत्र, संस्कृत, फिर संस्कृत से जंप करते हुए सीधे शेक्सपियर पे आ गए, शेक्सपियर के कोट लिखे हुए हैं, ठीक है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। लेकिन आगे 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 जाते 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 जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हम जानना तो कुछ और चाहते थे, लेकिन ये तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो इन्होंने सब्जेक्ट को ज़्यादा नहीं समझाया, इन्होंने अपने स्टडी मैट को समझाया। पूरा एम्फेसाइज स्टडी मैट पे किया कि स्टडी मैट क्या है, ये वो। थोड़ा सा चैप्टर वगैरह को समझाया हुआ है कि भाई हर चैप्टर में हमने स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रखी है, एक्सप्लेन किया है, MCQs, करेक्ट इनकरेक्ट, बहुत कुछ रखा हुआ है, ठीक है। फिर ये चैप्टर्स वही रखे हुए हैं, फिर स्ट्रक्चर ऑफ द स्टडी मैट। जबकि आप लॉ का स्टडी मैट स्टार्टिंग में पढ़े तो आपसे डिमांड करता है कि भाई आपको ये नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ठीक है ना। वो सिंपल लिखा हुआ है कि भाई ये आपका सिलेबस है, ये आपको देखना, ठीक है। अब मैं ज़्यादा सिलेबस आपको समझाऊंगा, वो इतना पल्ले पड़ेगा नहीं, रीज़न भी कभी आपको ऐसे वैसे कुछ पता नहीं है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप फिर धीरे धीरे समझना शुरू कर देंगे। तो ये है भाई आपका पहला बेसिक का सेशन, ठीक है। और मुलाकात होती है आपसे बैच के अंदर, मिलते हैं, सी यू।